हमारे एग्रीकल्चर की, कृषि की, खेती की, तो उस समय पर हमारे पास जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जैव उर्वरक हम बात करने वाले हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, कैसे कैसे जैव उर्वरक जो है वो हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, एक छोटा सा वर्गीकरण है। ठीक है, वो वर्गीकरण अगर हमने समझ लिया तो हमारी सारी की सारी जो भी डाउट्स हमारे पास होते हैं वो लगभग सारे डाउट जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जैव उर्वरक पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, जैव उर्वरक के अंदर हम बात करें तो हमारे पास इनका मुख्य कार्य क्या है, पोषक तत्व प्रदान करना। ठीक है, अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व आ गए उसके अंदर बोरोन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, निकल और क्लोरीन, ये सारे हमारे क्या है, पोषक तत्व। ठीक है, लेकिन हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो फसल है, उनके अंदर सभी पोषक तत्वों की तो इतनी आवश्यकता नहीं होती ना। तो हम क्या करेंगे, जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें भी जो हमारे जैव उर्वरक है ना बेटा, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं जो हम उपयोग करते हैं। एक तो होते हैं कौन से, जो नाइट्रोजन के हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, फास्फोरस के होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की, तो हमारे पास सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। क्या होता है बेटा, स्थिरीकरण होता है। ठीक है, स्थिरीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, मतलब जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन अवेलेबल है, हमारी मृदा में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है, उसको एक जगह पर फिक्स करना, उसको पकड़कर रखना। ठीक है, उसके लिए काम आने वाले जो है वो हम कहलाएंगे, इसके अंदर कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जैव उर्वरक। ओके, और दूसरी बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के लिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम स्थिरीकरण नहीं कर सकते। ओके, फास्फोरस पहले से मृदा में है, लेकिन अचलित अवस्था में है, वो मृदा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं जाता। ठीक है, तो हमें वहां पर उसको स्थिरीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी है, फास्फोरस को हमारे मृदा के अंदर घोलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पौधा जो है वो अपनी जड़ों की मदद से उसे सोख सके। ठीक है, उसे एब्जॉर्ब कर ले, उसका अवशोषण करे। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में, तो हमारे पास कौन से आते हैं बेटा, फास्फोरस घुलनशील जैव उर्वरक आते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लेकर आएंगे। ठीक है, उसका फिक्सेशन कभी नहीं होता। ओके, चलिए अब बात कर ले इसके अंदर हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले हमारे जैव उर्वरकों के बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है ना, वो दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है बेटा, दो प्रकार से। ठीक है, एक तो हमारा प्रकार कौन सा है, सहजीवन का। किसका है, सहजीवन का। ठीक है, एक तो वो सहजीवन के प्रकार से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ओके, सहजीवन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, या हम कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है वो सुन लो। सह का मतलब क्या होता है, साथ में। सह का मतलब क्या है, साथ में। ठीक है, और जीवन का मतलब आप जानते ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ जीवन यापन करने वाले। ठीक है, तो सहजीवन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी दो जीव जो है वो एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे घर में हस्बैंड वाइफ या फिर मम्मी पापा रहते हैं। ओके, सहजीवन के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है, कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाने चाहिए। ओके, जैसे आप बात करें, आप भी जो फैमिली के अंदर रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं बेटा, सहजीवन के रूप में रहते हैं। ठीक है, आप घर पर रहते हैं, घर के काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप अच्छे से रहते हैं, तो आपके साथ आपके मम्मी पापा वो भी अच्छे से रहेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपको प्यार करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप बिल्कुल कोई काम नहीं करो, पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहो, आप नुकसान और करो उनके पैसों का,
और उसके बाद काम भी कुछ मत करो, तो क्या मम्मी पापा उतने ही प्यार से रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो क्या वो सहजीवन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर आपको तो बहुत फायदा है उनसे, लेकिन उनको आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सहजीवन का मतलब क्या है? एक ऐसा जीवन जहां पर दो जीव एक साथ रहेंगे, और एक साथ रहने की शर्त क्या है कि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाने चाहिए किसी भी रूप में। ठीक है, चाहे वो एक दूसरे को भोजन दे, चाहे एक जो है वो दूसरे को रहने का स्थान दे, दूसरा उसे भोजन दे, तो कोई भी दो फायदे जो है वो एक दूसरे को पहुंचाने की जो कला है या प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? सहजीवन कहेंगे। ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं बेटा वो कौन से हैं? असहजीवी। ठीक है, कौन से? असहजीवी जैव उर्वरक, जिन्हें हम और क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र जैव उर्वरक कह सकते हैं। मतलब जहां पर किसी भी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपना काम कर लेगा। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए जब बाहर जाएंगे अपने घर से, या फिर जब आपकी जॉब जो है वो कहीं दूर लग जाएगी, तो उस समय पर सारे काम आपको खुद ही तो करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए वो कैसे हो गए? असहजीवी या स्वतंत्र जैव उर्वरक हुए। ओके, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो किस तरह से हो सकता है बेटा? दो रूपों से हो सकता है। एक तो है सिम्बायोटिक तरीके से, मतलब साथ में रहकर दो जीव मिलकर क्या करेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और दूसरा तरीका कौन सा है? असहजीवी या स्वतंत्र जैव उर्वरक, जहां पर किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं, एक जीव ही क्या करेगा? अकेला नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? दो तरह के हमारे जैव उर्वरक हुए जो किसके हैं? नाइट्रोजन के। ठीक है, अब देख ले बेटा, इनके उदाहरण जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उदाहरण जो है इसके अंदर बात करें तो हमारे पास सहजीवन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के उदाहरण आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं बेटा? 3 प्रकार के उदाहरण आते हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात कर लें। ठीक है, पहला तो हमारा सूक्ष्म जीव। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जैव उर्वरकों की, या फिर हम कह सकते हैं किसकी है? सूक्ष्म जीवों की है। किसकी है? सूक्ष्म जीवों की। ठीक है, तो हम जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार जो है हमारा सहजीवन का वो कौन सा है? जो किसी पौधे की जड़ के साथ रहकर सहजीवन में रहकर क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्तरीकरण करेगा। किसके साथ रहकर बेटा? जड़ के साथ। ठीक है, दूसरा हमारा जो है बेटा वो किसके साथ है? तने के साथ रहकर। किसके साथ रहकर? तने के साथ सहजीवन में रहकर नाइट्रोजन का स्तरीकरण करेगा। ठीक है, और तीसरी बात कर ले बेटा, तो तीसरा जो है हमारे पास वो किसके अंदर रहेगा? हमारी जड़ों के साथ ही जैव जीवन में रहेगा। लेकिन खास बात क्या है बेटा? यहाँ पर इसको देख ले, एक बार समझ ले। दूसरा हमारे पास वो भी किसके साथ है बेटा? जड़ के साथ सहजीवन। ठीक है, दोनों जड़ के साथ है सहजीवन। लेकिन खास बात क्या है? यहाँ पर जो जड़ है, जड़ों में क्या बनती है? गांठें बनती है। क्या बनती है? गांठें बनती है। ठीक है, मतलब वहां पर ग्रंथियां बनेगी। और दूसरा ऐसा होगा जो जड़ के साथ तो रहेगा, लेकिन जड़ के अंदर गांठें नहीं बनाएगा। ओके, और तीसरी बात कर ले, जो है हमारा कौन सा? तने के साथ या तने में रहने वाला। तो तने के साथ किस में रहेगा बेटा? सहजीवन में रहेगा। ठीक है, और वहां पर क्या बनाएगा? गांठें बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए? 3 अलग अलग प्रकार के क्या हुए? हमारे ऐसे सहजीवन के एग्जाम्पल हुए जो कि हमारी प्रकृति के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहली बात करें बेटा, जड़ के साथ सहजीवन में रहता है और जड़ों के अंदर गांठें बनाता है। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है? नाम बता दो जल्दी से, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया। कौन सा है? राइजोबियम है। कौन सा है बेटा? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम की हमने बात करी थी। ये क्या होता है? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। तो ये राइजोबियम नाम का जीवाणु है, वो किसके साथ रहता है बेटा? दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवन में रहता है और वहां पर गांठें बनाकर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्तरीकरण।
ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करें, दूसरा हमारा जो जीव है वो कौन सा है, पत्ती या जड़ों के साथ सहजीवन में रहेगा लेकिन वहां पर गांठें नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा जो सूक्ष्म जीव है बेटा उसके लिए ध्यान रखें वो कौन है, BGA, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसे हम नील हरित शैवाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, नील हरित शैवाल। ठीक है, और नील हरित शैवाल जो है ये किसके साथ सहजीवन में रहता है, आप जानते हैं, शायद नहीं जानते तो नाम याद कर लेना बेटा। क्या नाम है, एजोला के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अजोला के साथ। और अजोला में कहां पर पाए जाते हैं बेटा, ये अजोला की पत्तियों में पाए जाते हैं। किसमें, अजोला की पत्तियों में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या नील हरित शैवाल है वो किसके साथ सहजीवन में रहता है बेटा, जो अजोला है। अजोला क्या है, हमारा एक जलीय पादप, ठीक है, या जलीय फर्ण है। तो एक ही जलीय पादप होता है अजोला, उसकी पत्तियों के अंदर कौन मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल मिलता है, और ये वहां पर कोई भी गिठाने या कोई भी गांठें नहीं बनाता। ठीक है, तो सहजीवन में तो है लेकिन गांठें नहीं बनाएगा। और राइजोबियम की बात करें तो ये किसके साथ रहता है बेटा, दलहनी फसलों की जड़ों के साथ रहेगा सहजीवन में। ठीक है, चलिए तीसरी बात कर ले बेटा, जो तने के साथ सहजीवन में रहकर गांठें बनाता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखना है बेटा। कौन सा, एक तो है इसके अंदर हमारा राइजोबियम, और इसके साथ साथ जो पादप है वो कौन सा है, ढैंचा है। कौन सा है बेटा, ढैंचा। ठीक है, तो राइजोबियम जब ढैंचा के साथ रहता है उस समय पर वो क्या करता है, तने के साथ भी रह सकता है और वहां पर वो गिठाने नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ पर हमें याद जो रखना है बेटा, वो ढैंचा का जो शब्द है ये अच्छे से याद रखना है। ये हमारी क्या है, एक हरी खाद की फसल है। कौन सी फसल है बेटा, हरी खाद की फसल होती है। ठीक है, तो ढैंचा का मुख्य उपयोग किसके अंदर होगा बेटा, हरी खाद में, जो हम बात कर चुके हैं पहले ही। और जब हमने हरी खाद पढ़ी थी मैंने तभी आपको बता दिया था कि ढैंचा की दो स्पीशीज, दो प्रजातियां मिलती है। एक जो है उसका नाम क्या है, सेसपेनिया एक्यूलेटा, जिसके अंदर केवल जड़ों में क्या मिलती है, गिठाने मिलती है, राइजोबियम रहता है। ठीक है, दूसरी मैंने बताई थी, एक है कौन सी, सेसपेनिया रोस्टाटा, जिसके अंदर जड़ के साथ साथ तने में भी क्या रहता है, राइजोबियम, और ये वहां पर गांठें बनाता है। ठीक है, बात कर ली थी ना इनकी, समझ गए थे अच्छे से, तो वही चीज हमने वापस यहाँ पर डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए फिर बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारे कौन से हैं, असहजीवी या फिर स्वतंत्र रूप से रहने वाले हमारे जो जैव उर्वरक है, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, इनकी बात कर ले तो ये हमारे पास जो है बेटा, एक तो कौन सा है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, क्या नाम है एक का, नाम इसके साथ ही देख ले बेटा, एक का नाम क्या है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, दूसरा जो हमें याद रखना है वो कौन सा है, एजोस्पिरुलम। कौन सा है, एजोस्पिरुलम। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, एजेटोबैक्टर, एक कौन सा हो गया, एजोस्पिरुलम। ये दो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। इसके साथ साथ हमें तीसरा याद रखना है बेटा, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, और चौथा हमें याद रखना है, वापस से इंपॉर्टेंट है, कौन सा, BGA, या फिर जिसे हमने क्या कहा, नील हरित शैवाल कहा। क्या कहा बेटा, नील हरित शैवाल कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आते ही कंफ्यूजन हो गया कि सर नील हरित शैवाल तो अभी आपने बताया कि पत्तियों के साथ रहता है और सहजीवन में नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है ना। तो बेटा ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इसका नंबर आने पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। 2 मिनट शांति रखें। सबसे पहले जो हमारा जैव उर्वरक है कौन सा है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ठीक है, अगर बात करें
एजेटोबैक्टर जो है वो किसके अंदर अपना कार्य करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, तो एजेटोबैक्टर किसके अंदर आएगा बेटा, एक तो है गेहूं, ठीक है। गेहूं के अलावा बात करें तो इसका हम उपयोग कहां करते हैं, एक करते हैं मक्का के अंदर, किसके अंदर, मक्का के अंदर, ठीक है। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर बात करें एजोस्पिरुलम में, तो एजोस्पिरुलम जो है वो भी हमारी गैर दलहनी फसलों में रहता है। उदाहरण याद रखेंगे, एक तो कौन सा है, ज्वार, और एक कौन सा याद रखना है, गन्ना, ठीक है। तो ज्वार और गन्ना जो है इसके अंदर उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर बाजरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा और गन्ना तीनों के अंदर किसका उपयोग होता है, एजोस्पिरुलम का उपयोग होता है। और गेहूं और मक्का के अंदर किसका करना है, एजेटोबैक्टर का करना है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बनता है बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाएगा, गेहूं में उपयोगी जैव उर्वरक का नाम बताइए, तो कौन सा बताएंगे हम उनको, एजेटोबैक्टर बताएंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि गन्ने के अंदर इंपॉर्टेंट हमारे जैव उर्वरक का नाम बताइए, तो क्या करोगे उस समय पर, एजोस्पिरुलम करोगे, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। फिर बात करें बेटा क्लोस्ट्रिडियम की, तो क्लोस्ट्रिडियम जो है ये मृदा में पाया जाता है और हमारी सभी फसलों के अंदर क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है। इसके लिए याद रखना है सभी फसलों में करेगा, मृदा में मिलता है, ठीक है। लास्ट बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, तो एक जगह तो हमने देख लिया कि ये किसमें करेगा, सहजीवन में रहेगा एजोला की पत्तियों के साथ और वहां पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये स्वतंत्र रूप से भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसके अंदर करता है बेटा, धान की फसल में। कौन सी फसल में, धान की फसल में, या आप कह सकते हैं चावल की फसल में। तो धान या चावल की फसल में ये स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और वहां पर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे कि वह जैव उर्वरक या फिर वह बायो फर्टिलाइजर जो सहजीवन व स्वतंत्र दोनों रूप से क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ऐसा कौन है, नाम बताओ। तो कौन है बेटा वो, आंसर क्या जाएगा हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, ठीक है। तो नील हरित शैवाल अकेला ऐसा जैव उर्वरक है जो कि स्वतंत्र रूप से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और सहजीवन में है तब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है वो भी देख लिया। चलिए इसके बाद हम बात करें बेटा नेक्स्ट हमारे जो उर्वरक हैं जैव उर्वरक, वो कौन से हैं, फास्फोरस के जैव उर्वरक हैं। किसके बेटा, फास्फोरस के जैव उर्वरक, ठीक है। जो फास्फोरस को क्या करते हैं बेटा, घुलनशील अवस्था में लेकर आते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फास्फोरस के जैव उर्वरक। पहला नाम यहाँ पर याद रखना है, वो कौन सा है, पीएसबी। कौन सा है, पीएसबी, ठीक है। और पीएसबी के फुल फॉर्म की बात करें तो पीएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। क्या फुल फॉर्म है इसका, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं फास्फोरस घुलनशील करने वाले जीवाणु, ठीक है। क्या नाम है इसका, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। फुल फॉर्म याद रखना बेटा, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जेट का हो या आईसीआर का एग्जाम हो, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पीएचडी का पूरा नाम क्या है। तो क्या नाम है इसका, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। मतलब ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लेकर आते हैं, फास्फोरस को घोलने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम बेटा, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं पीएचडी के, जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो एग्जाम्पल है इसके अंदर बेटा वो कौन सा है हमारे पास, सूडोमोनास। कौन सा है, सूडोमोनास, ओके। और दूसरा हम बात करें बेटा तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस,
ठीक है। तो कौन सा हुआ, एक तो सूडोमोनास और एक कौन सा हुआ, बैसिलस हुआ। ये दोनों क्या है, हमारे एग्जाम्पल है किसके, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के। और अगर एग्जाम की बात करें तो आईसीआर ने हमसे बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीएसबी या फास्फोरस बोलने वाले जो बैक्टीरिया है वो कौन है, तो आंसर क्या गया था वहां पर, सूडोमोनास गया था। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा हम बात करें तो ये तो थे हमारे जीवाणु। दूसरा हमारे पास जो बनता है फास्फोरस के जैव उर्वरक में, वो कौन आते हैं बेटा, कवक आती है। कौन आती है, कवक, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, फफूंद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फफूंद, या फिर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फंजाई, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है। इसके एग्जांपल्स की बात कर ले तो ऐसी कौन सी कवक है जो फास्फोरस का घुलनशील अवस्था में उसको बनाती है, तो उसके लिए याद रखें फास्फोरस के जैव उर्वरक के रूप में जिस कवक का उपयोग होता है वो कौन सी है बेटा, एस्परजिलस। कौन सी है, एस्परजिलस। और इसके साथ साथ हमारे पास है एक पेनिसिलिन। कौन सी है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो एक तो है एस्परजिलस और एक कौन सी है, पेनिसिलिन। ये दोनों क्या है, कवक है जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लेकर आती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बेटा, एक हमारे पास और इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनने वाला क्या है, हमारे पास एक तीसरा जीव है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाम, ठीक है। वाम का फुल फॉर्म है वो हमें याद रखना है बेटा। वाम को क्या कहा जाता है, वेसिकुलर एर्बैस्कुलर माइकोराइजा। क्या कहेंगे, वेसिकुलर एर्बैस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे आईसीआर ने पूछा था और आईसीआर ने इसका हिंदी में कहीं पर भी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। उन्होंने जो ऑप्शन दिए उसके अंदर इंग्लिश में ही ऑप्शन थे और उन ऑप्शन में आंसर जो सही था वो कौन सा था, वेस्कुलर एर्बैस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म है बेटा, वाम का फुल फॉर्म है, VAM का, ठीक है। और बात करें कि ये वेसिकुलर एर्बैस्कुलर माइकोराइजा जो है ये क्या चीज होती है, तो इसको याद रखना बेटा। ये क्या है, एक तो हमारे पास होती है कवक, ठीक है। और कवक के साथ कौन होते हैं, उच्च पादप की जड़ें। किसकी जड़ें बेटा, उच्च पादपों की जड़ें, ठीक है। तो ये हमारे पौधों की जड़ों के साथ रहने वाली एक कवक होती है। मतलब कवक और उच्च पादपों की जो जड़ें हैं इन दोनों का क्या होता है, सहजीवन होता है। क्या होता है बेटा, सहजीवन। ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। हमारी जो जड़ें हैं वो तो क्या करती है, कवक को क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो पौधे के अंदर बन रहा है, शुगर बन रही है, वो शुगर किसको देगी, कवक को। और कवक क्या करती है बदले में, ये हमारी मृदा के अंदर पोषक तत्वों को घोलने का कार्य करती है, ठीक है। और उसके अंदर मुख्य रूप से किसको घोलती है, फास्फोरस को घोलती है। तो ये जो वाम है ये किसका सहजीवन होता है बेटा, कवक और हमारे उच्च पादपों की जड़ों का क्या होता है, एक सहजीवन होता है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, वेस्कुलर एर्बैस्कुलर माइकोराइजा। और सिंपल सा वैसे आप जानते भी होंगे माइकोराइजा है वो क्या चीज होती है, हमारी कवक और उच्च पादपों की जड़ों का सहजीवन होती है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास जो जैव उर्वरक हैं हमारे दो मुख्य पोषक तत्वों के कौन कौन से, एक तो हमारे पास है कौन सा बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, फास्फोरस। इन दोनों के जो जैव उर्वरक हैं इन पर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनेंगे वो देख लो। एक तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से सहजीवन में नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने वाला कौन सा जीव है, तो हमें याद रखना है एक कौन सा है, राइजोबियम, एक कौन सा है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक कौन सा है बेटा इसके अंदर हमारे एजोला, ठीक है। तो अगर हम बात करें सहजीवन में रहने वाले जो जीव हैं जो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं वो कौन हो गए, एक तो राइजोबियम और एक ब्लू ग्रीन एल्गी। राइजोबियम तो किसके साथ रहेगा, दलहनी फसलों की जड़ों के साथ रहेगा। और अगर हम बात करें किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो किसके साथ रहेगा, अजोला की पत्तियों के साथ, ठीक है।
तीसरा हमने बात करी किसके तने में ग्रंथियां पाई जाती है, तो वो ढैंचा है जिसको हमने सेस्पेनिया रोस्टाटा कहा था। ये क्वेश्चन बनता है। अगला बनता है जो असहजीवी या फिर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। ओके, एक तो एजिटोबैक्टर, तो सीधा पूछ सकता है कौन सी फसल में उपयोग करते हैं, या फिर पूछ लेगा इस फसल में कौन सा जैव उर्वरक उपयोग करेंगे, तो हमारे पास आंसर है। ओके, तीसरा हमसे पूछ सकता है बेटा इसके अंदर कि फास्फोरस घुलनशील करने वाले जीवाणु का उदाहरण है, तो कौन सा है, सूडोमोनास और बैसिलस। ओके, दूसरा पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कवक है जो फास्फोरस का घुलनशील अवस्था में लेकर आती है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, एस्परजिलस या पैलेक्सिलियम, और एस्परजिलस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट बात कर लें तो वाम के लिए आपसे पूछ सकता है कि वाम का फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर एरबेस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, और ये जो हमारी माइकोराइजा है ये किसका सहजीवन होती है, एक तो है कवक और एक कौन सा है, हमारे जो उच्च पादप है। ठीक है, मतलब हमारे एंजियोस्पर्म जो है उनकी जड़ों के साथ रहकर ये क्या करती है, सहजीवन में फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लेकर आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो वर्गीकरण था छोटा सा जिसका हमारे जैव उर्वरकों का, वो हमने कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं उन सभी को टिक कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए ये बनता है, क्योंकि आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, उसके अंदर जैव उर्वरकों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान बन चुका है। क्योंकि हमने हरित क्रांति के समय पर लालच में आकर पौधों की या फसलों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उपज पर ध्यान दिया, और हमने वहां पर इतने फर्टिलाइजर यूज किए, इतने केमिकल यूज किए, जिसके जो नुकसान है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है, तो अब उन सभी नुकसानों को, उन सभी जो हमारे पास बीमारियां जो आने लगी हैं, उन सभी को हटाने के लिए अगर बात करें क्या किया जाए, तो अब पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हमारे जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए आईसीआर का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू चाहे जेट, तीनों के लिए हमारे लिए क्या है बेटा, एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे सुपरवाइजर है या डब्ल्यू है, या फिर आप बात करें जेआरएफ, एसआरएफ, बाकी दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन जो है वो आने लगे। ठीक है, चलिए।